नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नए सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। इसे शॉर्ट में सीपीसी भी कहते हैं। सीपीसी से लगभग सभी राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह लेक्चर सीरीज सभी राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीपीसी का सामान्य परिचय देखते हुए शुरू करते हैं। अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर सीरीज का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल A1 जुडिशल एकेडमी भी ज्वाइन करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सीपीसी को शुरू करने से पहले हमें विधि के वर्गीकरण के बारे में जानना होगा, जो कि सीपीसी को समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हम केवल विधि के सामान्य वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। विधि के विस्तृत वर्गीकरण के लिए हमें विधि शास्त्र का अध्ययन करना होगा। वहाँ पर विधि शास्त्रियों ने विधि को अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जैसे राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि आदि। तो विधि के वर्गीकरण के संदर्भ में हम मुख्य रूप से दो वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विधि का सामान्य वर्गीकरण। शास्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो विधि को शास्ति यानी कि सजा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपराधिक विधि जिसे हम दंड विधि भी कहते हैं और दूसरा सिविल विधि जिसे हम दीवानी विधि भी कहते हैं। तो विधि को सजा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपराधिक विधि और दूसरा सिविल विधि। आपराधिक विधि जो होती है यह अपराधों से संबंधित होती है। इसमें दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। दंड के रूप में उन्हें कठोर कारावास, साधारण कारावास और गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तक दिया जाता है। इसके अलावा अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि आते हैं। सिविल विधि को देखते हैं। तो सिविल विधि आपराधिक नहीं होती है, बल्कि यह नागरिकों के निजी मामलों से संबंधित होती है, जैसे पारिवारिक मामले, संपत्ति के मामले, उद्योग के मामले, संविदा आदि के मामले। इसमें दोषी व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि संविदा अधिनियम, एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सीपीसी आदि विधियां आती हैं। आपराधिक विधि और सिविल विधि में मुख्य अंतर यह है कि आपराधिक विधि में जो अपराध होता है वह संपूर्ण समाज के विरुद्ध होता है और सिविल विधि में जो अपराध होता है वह केवल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है। आगे देखते हैं विधि के कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो विधि को उसके कार्य के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला सारवान विधि या मौलिक विधि और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि या विशेषण विधि। तो विधि को उसके कार्य के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला सारवान विधि और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि। सारवान विधि क्या होती है? तो यह विधि पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करती है तथा पक्षकारों के आपसी व्यवहारों, संबंधों और उनकी निर्योग्यताओं को भी निर्धारित करती है। सारवान विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए एक्ट, एसआरए एक्ट और आईपीसी आदि विधियां आती हैं। प्रक्रियात्मक विधि। यह विधि न्यायालय की एक ऐसी प्रक्रिया को निश्चित करती है जिससे सारभूत विधि द्वारा निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न विवादों का निस्तारण किया जा सके। इसमें सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और सीपीसी आदि विधियां आती हैं। सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि को हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण हम टीपीए से देखते हैं। टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टीपीए में एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर की जाती है। अब संपत्ति ट्रांसफर करने के संबंध में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कब्जा, स्वामित्व, संपत्ति, विक्रय आदि। तो सारवान विधि जो होती है वह यह बताती है कि कब्जा क्या है, स्वामित्व क्या है, संपत्ति क्या है, विक्रय क्या है। इन सभी शब्दों का उल्लेख, इनकी परिभाषा जो है सारवान विधि बताती है। अब इन शब्दों के संदर्भ में कोई विवाद आ जाता है, जैसे किसी संपत्ति पर किसका कब्जा है, किसी संपत्ति पर किसका स्वामित्व है, किसी संपत्ति को बेचने का अधिकार किस व्यक्ति को है। तो इस प्रकार के विवाद जब सामने आते हैं और ऐसे विवाद जब न्यायालय तक पहुंच जाते हैं तो न्यायालय ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाता है। उसी प्रक्रिया को हम प्रक्रियात्मक विधि कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम आईपीसी से देखते हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। आईपीसी जो है सारवान विधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि आईपीसी बताती है किसी कार्य के लिए क्या अपराध होगा और उस अपराध को परिभाषित भी करती है।
आईपीसी यह भी बताती है कि किस अपराध के लिए क्या सजा होगी और कितनी सजा होगी। लेकिन आईपीसी यह नहीं बताती है कि किसी अपराध के आरोपी को दोष सिद्ध करने के लिए या दंडित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। यह सब प्रक्रियात्मक विधि बताती है जिसके लिए मुख्य रूप से सीआरपीसी का उपयोग किया जाता है। सारवान विधि पक्षकारों के व्यवहारों, संबंधों और निर्योग्यताओं का भी निर्धारण करती है। तो हमने देखा सारवान विधि द्वारा निर्धारित अधिकारों और दायित्वों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायालय जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है उसे प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। इसमें दांडिक मामलों के लिए सीआरपीसी और सिविल मामलों के लिए सीपीसी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम अपने अध्ययन के मुख्य विषय सिविल प्रक्रिया संहिता की ओर बढ़ते हैं। सीपीसी सिविल विधि भी है और प्रक्रियात्मक विधि भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। यह संहिता 1908 का अधिनियम संख्या 5 है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी क्या है? अभी हमने पढ़ा सीपीसी क्या है, तो देख लेते हैं। सिविल मामलों के निस्तारण हेतु न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली एक कानूनी प्रक्रिया सीपीसी है। तो सिविल मामले क्या होते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सिविल मामले क्या होते हैं। सिविल मामलों को या फिर सिविल प्रकृति के वाद को संहिता की धारा 9 स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है। मोटे तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं कि सिविल मामले क्या होते हैं। जैसे कर्ज वसूली के लिए वाद, बैंक से आपने लोन लिया, समय पर नहीं चुकाया, बैंक ने कर्जा वसूली के लिए आप पर वाद किया, सिविल प्रकृति का वाद है। मकान मालिक एवं किराएदार के बीच किराया या कब्जा से संबंधित विवाद सिविल प्रकृति का वाद है। पारिवारिक विवाद जैसे वैवाहिक विवाद, घर या संपत्ति से संबंधित वाद, ये सब सिविल प्रकृति के वाद हैं। धार्मिक अधिकारों से संबंधित विवाद जैसे पूजा का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार आदि। सरकारी सेवक के वेतन से संबंधित वाद, संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का वाद, पद संबंधी वाद। तो ये सब क्या है? ये सिविल प्रकृति के वाद हैं सब। आगे देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता को दीवानी प्रक्रिया संहिता या नागरिक प्रक्रिया संहिता या व्यावहारिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। और हमारी सीपीसी जो है इसका उद्देश्य है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करना। समेकन मतलब होता है कि बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, एक जगह समावेश कर देना। सीपीसी 1908 से पहले भारत में और भी सीपीसी रही हैं। वर्तमान में भारत में सीपीसी 1908 लागू हैं, लेकिन 1908 की ये जो वर्तमान में सीपीसी लागू है, इससे पहले भी भारत में अन्य सीपीसी लागू की जा चुकी हैं। सीपीसी 1859 यह प्रेसिडेंसी नगरों में लागू नहीं थी। सीपीसी 1877 यह भारत की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही। सीपीसी 1882 यह भी भारत की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही। इन सभी सीपीसी को क्या किया? समेकन किया, संशोधन किया और एक नई सीपीसी पारित की, जिसको हम सीपीसी 1908 के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यही सीपीसी हमारे भारत में लागू है। आगे देखते हैं। सीपीसी समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र की संसद व राज्य का विधानमंडल दोनों ही संशोधन या विधायन कर सकते हैं। इसका प्रावधान हमें संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 13 में देखने को मिलता है। सीपीसी को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड धारा खंड है और दूसरा खंड प्रथम अनुसूची खंड है। धारा वाले खंड में 158 धाराएं दी गई हैं, जो कि संहिता का सारवान भाग भी कहा जा सकता है। इन धाराओं में दीवानी मामलों के विनिश्चय से संबंधित सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। ये धाराएं संहिता के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों का सृजन करती हैं। धारा वाले खंड में विधि निर्माण या संशोधन केंद्र की संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कर सकते हैं। इसका प्रावधान हमें संविधान के 246 के 2 में देखने को मिलता है। प्रथम अनुसूची वाले खंड में 51 आदेश हैं, जो कि संहिता का प्रक्रियात्मक भाग कहलाता है। इसमें सामान्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियात्मक नियमों का सृजन किया गया है। इसमें संशोधन की अगर बात की जाए तो राज्य का उच्च न्यायालय इनमें संशोधन कर सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन सामान्य सिद्धांतों के विपरीत नहीं होना चाहिए। सीपीसी 1908 में संशोधन।
तो सीपीसी 1908 में सबसे पहले जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। यह संशोधन विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट पर आधारित था। यह इस संहिता का सबसे बड़ा संशोधन था और यह संशोधन 1 फरवरी 1977 को लागू हुआ। सीपीसी का दूसरा संशोधन 1999 में हुआ और तीसरा संशोधन 2002 में हुआ। दोनों ही संशोधन जो हैं 1 जुलाई 2002 को लागू किए गए। दोनों संशोधन जस्टिस मलिमत कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे। दोनों ही संशोधनों को सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ के बाद में चुनौती दी गई। दोनों ही संशोधनों को न्यायालय ने संवैधानिक ठहराया। सीपीसी के प्रभाव को देखते हैं तो विधि के निर्वचन का यह सामान्य नियम है कि प्रक्रियात्मक विधियां भूतलक्षी होती हैं जबकि सारवान विधियां भविष्यलक्षी होती हैं। लेकिन महादेव बनाम रामलोचन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है किंतु यह भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। भूतलक्षी से तात्पर्य किसी विधि को या किसी विधि के संशोधन को भूतकाल से लागू करना होता है। इसी प्रकार भविष्यलक्षी से तात्पर्य किसी विधि को या विधि के किसी संशोधन को भविष्य में लागू करने से होता है। आगे देखते हैं। सीपीसी 1908 में अध्यायों को भाग के रूप में दर्शाया गया है। भाग 1 धारा 9 से शुरू होता है। धारा 1 से 8 तक में प्रारंभिक बातों का वर्णन है जो कि अध्याय या भाग के रूप में नहीं है। सीपीसी में कुल 11 भाग हैं जिसमें कुल 158 धाराएं हैं। इसमें कुल अनुसूची की बात की जाए तो प्रथम अनुसूची है जिसमें 51 आदेश हैं। आदेश के अंतर्गत नियम भी दिए गए हैं। सबसे बड़ा आदेश आदेश संख्या 21 है जिसमें 106 नियम हैं। सीपीसी 1908 के अधिनियम होने की तारीख है 21 मार्च 1908 और इसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 1909 है। इस लेक्चर सीरीज के सामान्य परिचय का यह भाग समाप्त होता है। इससे आपको कम से कम एक प्रश्न अवश्य मिलने की संभावना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।